नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ऐसे में अगर कोई कोरोना महामारी से बचा सकता है तो सारे लोग चिकित्सकों की ओर ही नज़र उठा करके देख रहे हैं और चिकित्सक ही अब लोगों की अंतिम उम्मीद देते हैं। इस पिछली बार हमने डॉक्टर सूर्यकांत जो केजीएमयू से हैं, जिन्होंने कोरोना पे बहुत सारा काम किया हुआ है, उनकी सलाह पूरे देश में मानी जा रही है और उनकी सलाह को लोग इस समय भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। इसीलिए हम आपके बाकी सवालों के लिए आज हम फिर से डॉक्टर सूर्यकांत जी से उनका कीमती समय ले करके फिर उनसे तमाम सारी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। डॉक्टर साहब, एक पहला सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई कोरोना संक्रमित हो जाए और वो घर में है, उसका ऑक्सीजन 90 है या 90 से थोड़ा सा ऊपर है, उसको नॉर्मल क्या दवाई लेनी चाहिए, ये लोग बहुत से पूछ रहे हैं। उनको पता नहीं चल पा रहा है कि अगर कोरोना है और अस्पताल में नहीं तो हम कौन सी दवाइयाँ लें। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा जो संकट का है, उस संकट का विषय है वो ऑक्सीजन का है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जैसे एक कहावत थी कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, तो कोरोना किस लक्षण से आएगा हमें मालूम नहीं। कोई भी लक्षण कोरोना का हो सकता है। एक ज़माने में हम लोग कहते थे कि साहब बुखार हो तेज, सूखी खांसी हो, सांस फूलना हो, ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अब वैसा बिल्कुल नहीं है। सिर दर्द केवल कोरोना में हो सकता है, केवल बॉडी एक हो सकता है, केवल आँख में खुजली हो सकती है, केवल जुकाम हो सकता है, केवल खराश हो सकती है, केवल लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी नया लक्षण अगर आता है तो उसे कोरोना मानिए, जब तक अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज, मतलब जब तक कि उसका कोई दूसरा कारण ना पता चले। एक बात। दूसरी बात, इस बार का जो कोरोना है, और वैसे भी आप देखें जो RT-PCR टेस्ट कराते हैं हम लोग, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया डायग्नोसिस के लिए, उसमें 70% लोग पॉजिटिव आते हैं, 30% नहीं आते हैं। तो इस बार क्या हो रहा है कि लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे गिर जा रहा है और कोविड की रिपोर्ट निगेटिव आ जा रही है। अब वो बड़ी समस्या है उनके सामने। तो ऐसे लोगों के लिए एक शब्दावली प्रयोग की गई है, सरकार ने भी उसको मान्यता दे दी है। उसको नाम है प्रिजम्पटिव कोविड, और उसका इलाज कोविड की ही तरह किया जाता है। तो ऐसे लोग घबराएं नहीं जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, एक्सरे या CT स्कैन में कोविड निमोनिया आई है और RT-PCR या एंटीजन नेगेटिव आया है, तो वो प्रिजम्पटिव कोविड के केसेस हैं, उनका भी इलाज वैसे ही होगा। लेकिन हाँ, रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव है तो मान लीजिए भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, तो नेगेटिव एरिया अलग होता है, पॉजिटिव एरिया अलग होता है। तो किसी भी डॉक्टर से ये जिद ना करें कि साहब वो हो तो गया, एक्सरे में दिख रहा है, CT में दिख रहा, लेकिन रिपोर्ट को जरूर आ जाना है, भले पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। अब प्रश्न, आपके मूल प्रश्न पे आते हैं इतनी प्रस्तावना के बाद, कि कैसे हैंडल करें हम ऑक्सीजन की कमी को। तो देखिए, ऑक्सीजन पे मरीज आपका ना जाने पाए, उसको आपको पहले दिन से तैयारी करनी होगी। तो अब जैसे होता है ना, घर में आलू बिल्कुल ख़त्म हो गए तो आप कहते हैं अरे भाई बिल्कुल नहीं है, दोपहर में आलू की सब्ज़ी बनी है, जाइए सामने से ले आइए। ये नहीं चलेगा। आप स्टॉक में रखिए, मतलब आप जो है पहले दिन से मरीज की ये तैयारी करिए कि मेरे मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू होता है तो ऑक्सीजन के लिए भागिए मत कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, कंसंट्रेटर मिल जाए, अस्पताल मिल जाए। जी नहीं, आप पहले ये कोशिश करिए कि मेरा मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिरे ना। तो उसके लिए आप, पहली बात तो लोग क्या करते हैं, 1 हफ्ते का बुखार हो गया, 5 दिन का बुखार हो गया, टेस्ट ही नहीं कराते हैं, इलाज कराना तो बहुत दूर। ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। पहले दिन बुखार आया, पहले दिन टेस्ट कराइए, पहले दिन से इलाज शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन से कर दीजिए। पहले दिन डायरिया हुआ, पहले दिन टेस्ट कराइए और अगले दिन से जैसे रिपोर्ट आए आप इलाज शुरू कर दीजिए। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, तो पॉजिटिव का भी इलाज वही है, नेगेटिव का ही इलाज है, इलाज नहीं बदलता है। दूसरा, पिछली बार क्या अंतर था कि परिवार के एक सदस्य को पॉजिटिव हुआ, बाकी परिवार के सदस्यों की टेस्टिंग हुई क्योंकि सब संपर्क में थे, तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव आते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। एक परिवार में एक सदस्य पॉजिटिव आ रहा है तो लगभग सभी सदस्य पॉजिटिव आ जा रहे हैं, चाहे उनमें लक्षण आएँ या ना आए। तो एक तो मैं बता दूं कि जो बाकी लोग जो जिनमें लक्षण नहीं आए हैं, ना उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन वो संपर्क में चूंकि आ गए हैं पहले,
तो उनको एक आइवरमेक्टिन प्रोफाइलेक्सिस दी जाती है, 12 मिलीग्राम की गोली रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद परिवार के सभी सदस्यों को पहले दिन और 7वें दिन। ये है बचाव के लिए। ये तो मैंने आपके परिवार को बचाने का इंतजाम किया कि एक घर में कम से कम एक ही बीमार रहे, बाकी सब तो बीमार ना पड़ जाएं। जी। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण दूं कि भाई माननीय सुरेश श्रीवास्तव जी कितने मूर्धन्य विधायक थे, बहुत पुराने राजनीतिक थे, और मैं तो जब MBBS का छात्र था तब से वो मेरे एक तरह से पारिवारिक, मतलब मेरे यहाँ लखनऊ में संरक्षक थे, क्योंकि मेरा लखनऊ में परिवार नहीं, मैं तो कहीं और से यहाँ MBBS करने आया था। और उस ज़माने में वो युवा BJP के नेता हुआ करते थे, एडवोकेट हुआ करते थे, और मैं MBBS का छात्र यहाँ 1983 में पढ़ने के लिए आया। 17 साल मेरी उम्र थी उस समय, कोई नहीं था मेरा जानने वाला, तो ऐसे जो हमारे 2-4 जानने वाले थे, संरक्षक थे, उनमें से एक थे। अब देखिए उनकी मृत्यु हुई, अगले दिन उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, और उनका बेटा डॉक्टर है, वो मेरे संपर्क में रहता है। एक उनका बेटा अभी भी पॉजिटिव चल रहा, हालांकि ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी ठीक है। अब ऐसा ना होने पाए परिवार में, तो ये आपको देखना है कि भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर की ज़रूरत पड़े तो एक ही सिलेंडर से काम ना हो, एक घर में 10 सिलेंडर ना आए, ऐसे नौबत ना आए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपके मरीज को कोई अन्य बीमारी पहले से है तो उसको समुचित इलाज करिए। अगर मरीज को डायबिटीज़ है, आपने कंट्रोल नहीं की तो ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से गिरेगा। मरीज को ब्लड प्रेशर है, आपने ब्लड प्रेशर नहीं नियंत्रित किया तो ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से गिरेगा। मरीज को पहले से लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी या और कोई बीमारी है, और या अस्थमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, और इन्हेलर नहीं आप दे रहे हैं, अस्थमा नियंत्रित नहीं है, तो संक्रमण होने का भी खतरा ज़्यादा है और गंभीर बीमारी होने का भी खतरा ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, तो उस पहले वाली बीमारी का इलाज भी पूरी तरह से होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन का लेवल जल्दी गिरेगा और आपके ना चाहने पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, आप शुरू से ही, अभी तो कहा जाता था कि भाई 94 से कम हो जाए, क्यों इंतज़ार करो 94 से कम होने का। जैसे ही नॉर्मली जो होती है 95 से 100 के बीच में हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं, तो जैसे ही गिरना शुरू हो आपका 97 से 96, 96 से 95, रोगी को ज़्यादातर समय पेट के बल लिटाइए। पेट के बल यानी प्रोन पोजीशन जिसको हम कहते हैं। पेट के बल लेटने से क्या होता है कि फेफड़ा जो थोड़ा बंद रहता है, जो सुषुप्तावस्था में रहता है, वो खुल जाता है। फेफड़े की एक संरचना होती है जिसको हम लोग एल्वोलाई कहते हैं, तो काफ़ी कुछ एल्वोलाई कोलैप्स पड़े रहते हैं, लेकिन जब आप उल्टे लेटते हैं तो ये खुल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। 5 से 10% तक ऑक्सीजन बढ़ सकती है सिर्फ और सिर्फ उल्टे लेटने से। और अगर आप लगभग 24 घंटे में 16 घंटे मरीज को उल्टा लेटा रहे हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। कई बार मरीज कहता है हाँ, एक बार में 2 घंटे से ज़्यादा एट ए स्ट्रेच ज़्यादा पेट के बल मत लिटाइए, खाना खाने के तुरंत बाद मत लिटाइए, 2 प्रिकॉशन है। और जब उल्टे लेटे लेटे थोड़ा थक जाए तो कभी दाहिनी करवट बाईं करवट भी कर सकते हैं, इससे भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बढ़ती है। अब ये भी अगर नहीं काम किया और ऑक्सीजन मान लीजिए 94 से नीचे आने लगी, तब हम अपने डॉक्टर की सलाह से डेक्सामीथासोन या प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन नाम का स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर की सलाह से मैंने इसलिए कहा कि इससे थोड़ी स्टेरॉयड से शुगर बढ़ती है, तो ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के रोगी हैं या अन्य कोई रोगी हैं जो डॉक्टर समझता है कि इनमें थोड़ा प्रिकॉशन से देना चाहिए, तो वो थोड़ा डोज कम कर सकता है या शुगर की डोज जो दवा चल रही है उसको बढ़ा सकता है, जिससे कि शुगर नियंत्रित भी रहे और ये दवा का भी उसको फ़ायदा मिल जाए। तो ये डॉक्टर की निगरानी में स्टेरॉयड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 94 से और 90 ऑक्सीजन, इससे भी 5-10% ऑक्सीजन बढ़ती है। तो मैंने 3 उपाय बताए आपको ऑक्सीजन के। पहली बात, जो पहले से बीमारी है उसको नियंत्रण में रखें तो ऑक्सीजन गिरने नहीं पाएगी, ऑक्सीजन गिरने नहीं पाएगी। और अगर आपने पेट के बल लगाया तो ऑक्सीजन बढ़ेगी। आपने 94 के नीचे से गिरी, स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया तो ऑक्सीजन बढ़ेगी। चौथी चीज़ और है जो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है, हमारे हाथ में नहीं। वो क्या है? वो है रोगी का मनोबल। कई रोगी जो हैं उनका मनोबल बहुत कमज़ोर होता है, उनके अंदर घबराहट हो जाती है और घबराहट के कारण हार्ट अटैक तक आ जाता है। आपने देखा होगा कोई रोगी 93, 92 पे था और अचानक 60 आ गया, समझ लीजिए पक्का वो कोरोना से नहीं है, 60 आ गया है, उसको हार्ट अटैक हो गया है घबराहट के कारण।
इतना नेगेटिव सोच लिया, या आप लोगों ने घर का माहौल ऐसे बना दिया, अरे भगवान क्या करें, मेरे तो मरीज की ऑक्सीजन गिर रही और मरीज सुन रहा है उसके सामने ही। आप ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग देखिए चिंता करते हैं और कुछ लोग चिंता जाहिर करते हैं। तो आपके जो रिश्तेदार होते हैं ना सोकॉल्ड या घर में भी कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो चिंता कम कर रहे होते हैं, वो चिंता जाहिर क्या कर रहे होते हैं, अरे भाई और कोई नहीं मिला था, मेरे दुश्मन को कोरोना हो जाता, इनको क्यों हो गया। अरे भाई जिसको हो गया, अब तो बदला नहीं जा सकता। कोरोना जो है वो प्रायर सूचना देने को आता, आपका अपॉइंटमेंट लेके तो आता नहीं, आ गया तो भाई चलो ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट जिस दिन पॉजिटिव हो, आपका एटीट्यूड उस दिन से उस रिपोर्ट के मुकाबले भी ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपका ही नहीं, जिस पेशेंट का भी और सब परिवार के सदस्यों का ही। कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है। तो कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट का काउंटर कैसे कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करके कर सकते हैं। आप बोलिए धड़ल्ले से, अरे भाई चिंता मत करिए, डॉक्टर सूर्यकांत का इलाज हमारे पास आ गया है और हम उसे शुरू करने वाले हैं, और ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, ये 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। और एक चीज़ और काम करती है कि देखिए जिस समस्या का समाधान मनुष्य से ही नहीं निकलता है, मैं 5वीं चीज़ बताने जा रहा हूँ। चौथी चीज़ जो मैंने बताई, घर के अंदर एक पॉजिटिव वातावरण। पहली चीज़ मैंने बताई बीमारियों का इलाज जो पहले से हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताई पेट के बल लेट जाना। तीसरी चीज़ मैंने बताई स्टेरॉइड का इलाज, अगर 94 से शुगर नीचे आ गई और 90 के बीच में है। चौथी चीज़ मैंने बताई घर में पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वातावरण, उत्साह का वातावरण, सपोर्टिव होना चाहिए। मरीज को आइसोलेट करिए लेकिन उसको अकेला मत छोड़िए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड अलोन। मरीज को एकांतवास प्रदान करना है, अकेलापन नहीं। मरीज से कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन बराबर बनाए रखिए। और 5वीं चीज़ जो मैं बहुत महत्वपूर्ण करने जा रहा हूँ, देखिए हम लोग चिकित्सक हैं, हम लोग ईश्वर नहीं हैं, तो ईश्वर में विश्वास रखिए। स्पिरिचुअलिटी का वातावरण घर के अंदर रखिए। कभी हनुमान चालीसा चला दीजिए, कभी कोई भजन चला दीजिए, कभी रोगी के मनपसंद की गज़ल चला दीजिए, कभी रोगी के मनपसंद का कोई गाना सुना दीजिए। अरे भाई घर में रोगी को अगर डांस पसंद है तो मैं तो कहूँगा अगर पति बीमार है तो पत्नी को चाहिए उसके कमरे का दरवाज़ा खोल के उससे के मास्क लगाए और वो भी मास्क लगाए और उसको डांस करके दिखा दे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनसे उत्साह आता है, आनंद मिलता है। एक मेरी फिलॉसफी है कि देखिए शरीर में 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक नेगेटिव हार्मोन, एक पॉजिटिव हार्मोन। मैं कहता हूँ इन पॉजिटिव हार्मोन को आनंददायी हार्मोन, और मैंने इनको नाम दिया है आनंदोमोन्स हार्मोन। आनंद हार्मोन्स यानी आनंदोमोन्स। तो आप ऐसा वातावरण, आनंदमयी वातावरण घर में रखिए जिससे आनंदोमोन्स सबको जनरेट हो। आनंदोमोन्स यानी आनंद के वातावरण से, पॉजिटिव घर में रहने से, स्पिरिचुअल रहने से स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलते हैं बल्कि आनंददायी हार्मोन, हैप्पीनेस के हार्मोन निकलते हैं, और ये भी ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। ये 5 चीज़ों का सूत्र आज मैं आपको दे रहा हूँ। ऑक्सीजन डॉक्टर साहब इस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बहुत मारामारी है, तो आप ये बताइए जी क्या ये कारगर है कि नहीं है, क्योंकि कई लोगों की मौत, अभी तक 2 लोगों की मारे जाने वाली मौत इंजेक्शन लगने के बाद भी हो गई है। देखिए मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये सरकार के प्रोटोकॉल में है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल आया है आईसीएमआर का, उसमें उन्होंने भी इसको ऑफ लेवल ट्रीटमेंट में कर दिया है। एक प्लाज्मा थेरेपी को, एक रेमडेसिविर को और एक इंजेक्शन टॉसिलीजुमैब को, ये तीनों चीज़ों को उन्होंने ऑफ लेवल ट्रीटमेंट आईसीएमआर के लेटेस्ट प्रोटोकॉल में कर दिया है। मैं तो महीनों हो गए तब से रेमडेसिविर के खिलाफ बोल रहा हूँ, खासतौर पे जब से ये कालाबाजारी शुरू हुई। मैंने कहा कालाबाजारी क्यों करते हो, ये काम ही नहीं करती। कालाबाजारी उसकी करो जो काम करे, तो काम ही नहीं करता। तो डॉक्टर सूर्यकांत व्यक्तिगत रूप से इसके बहुत खिलाफ हैं, और मैं आपके दर्शकों को ये आश्वस्त कर दूँ कि जो काम पॉजिटिव एटीट्यूड करेगा, जो काम ऑक्सीजन करेगी, जो काम स्टेरॉइड करेगा, जो हाई फ्लो ऑक्सीजन करेगी, वो रेमडेसिविर नहीं कर पाएगा। रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है, बल्कि इससे लिवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, बल्कि लिवर और किडनी के जो रोगी हैं उनको तो दिया भी नहीं जा सकता, और इसको बहुत ही सिलेक्टेड एक सब सेट ऑफ पेशेंट्स में दिया जा सकता है। WHO ने भी कहा है कि इसके बजाय आप डेक्सामेथासोन या किसी दूसरे स्टेरॉइड को प्रेफर करिए, इसको प्रेफर ना करिए। हुआ क्या कि अक्टूबर 2020 तक रेमडेसिविर काफ़ी इस्तेमाल हुआ, लेकिन नवंबर में एक ऐसी रिपोर्ट आई
जिसके आधार पर ये कहा गया, उसमें 2 ग्रुप किए गए थे। वेंटिलेटर पर रखे हुए पेशेंट जो बहुत गंभीर थे, उसमें एक ग्रुप को रेमडेसिविर दिया गया, एक ग्रुप को नहीं दिया गया। जिस ग्रुप को दिया गया उसमें मौतें ज़्यादा हो गई, इसलिए उस ट्रायल को रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि बिल्कुल ये रामबाण नहीं है, इसके चक्कर में बिल्कुल मत करिए। कोई कहता भी है तो मत खरीदिए। मैं आपको बता दूं कि मैं तो अपने रोगियों से जो जिद करने लगते हैं या सोर्स सिफारिश लगा देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोर्स सिफारिश लगाते हैं, अपने ख़रीद के लाते हैं, जेब में लाते हैं कि नहीं लगा दीजिए साहब, तो मैं उन पर फाइल पे लिखवा देता हूँ कि ये साहब मैं अपनी जिम्मेदारी पे लिखवा रहा हूँ, और बाकी तो आप बता ही चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, ये आपने अभी पिछली बार बताया था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लीजिए, उससे लोगों को काम मिलता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जो गैस ली जाती है वो नुकसानदेह साबित हो रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल आज से नहीं, हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। और किन मरीजों में करते हैं? ऐसे सांस के मरीज जिनकी क्रॉनिक सांस फूलती रहती है, उनको हम सलाह देते हैं कि घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख लें, और उससे जब भी ऑक्सीजन उनका 92 से कम हो तो लगा लें, ये उनको वो रहती है। इसमें हम सलाह देते हैं कि अगर आपका 94 से कम हो रहा है तो ऑक्सीजन लगा लें। देखिए, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, कहीं से भी मिले। ऑक्सीजन वैसे हमें कहाँ से मिलती है? इसी वातावरण से मिलती है ना। तो हम कौन सा फिल्टर से छान के लाते हैं भाई? हमें तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और एक दिन में 350 लीटर हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ पौधों से मिलती है। लेकिन इस वातावरण में, इसी वातावरण की हवा को, वायु को वो कंसंट्रेट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हमारी वातावरण की वायु है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत केवल 21% है, बाकी 79% जो है वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो हमारे काम की है नहीं, तो वो नाइट्रोजन को अलग करता है, ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन चालू कर देता है। तो ये ऑक्सीजन हमारी उतनी ही कारगर है जितनी कि अस्पताल में मिलने वाली ऑक्सीजन। बस ये है कि एक बार खरीदनी पड़ेगी, इसका बिल तो आएगा नहीं। आप बिजली में स्विच लगाइए और बस एटमॉस्फेरिक एयर को ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगी। तो इसलिए बिल्कुल कोई भ्रम ना पालें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। और मैं तो कहता हूँ कि अब आज के ज़माने में आप टीवी खरीदने से पहले, फ्रिज खरीदने पहले, वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले, या किसी भी मशीन खरीदने से पहले ये सोचिए कि क्या हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले ख़रीद लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। आज कोरोना है, कल कोई दूसरा रोना आएगा, ये हमेशा हमेशा आपके काम आएगी। सर, पिछली बार आपने बताया था हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या 35-40 हज़ार तक पहुंचेगी, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज उत्तर प्रदेश में संख्या लगभग 40 हज़ार पहुँच गई है। आगे आने वाला समय कोरोना के लिए कितना खतरनाक है मरीज लोगों के लिए, और कोरोना अभी कितना और कहर बरपाएगा, या और उससे बचने के लिए लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, 2 उपाय हैं और 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक, जो कल से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, ये किस गति से चलता है और कितनी स्पीड से हमारे 18 से 45 लोगों को कवर करता है। दूसरा ये है कि हम जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको कितना धैर्यपूर्वक पालन करते हैं। माने मिलने पे नमस्ते करना, हाथ धोते रहना, बाहर निकलने पे मास्क लगाते रहना, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये हमारे जीवन के मूल मंत्र हो जाने चाहिए। और इनमें नुकसान क्या है? अरे भाई, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जब अंग्रेज इस देश में नहीं आए तो हम मिलने पे नमस्ते ही करते थे ना, तो क्या दिक्कत है? हमारे घर में बचपन में हमारी दादी यही कहती थी ना, बाहर से आए हो तो हाथ पैर मुंह धो के तब अंदर आओ, तब तुम्हें खाना मिलेगा। तो भाई, हम तो आज तो हाथ धोने की बात चल रही है। हमें तो याद है हमारा बचपन बीता, हम बाहर से आए, पैर धोए, हाथ धोए, फिर मुंह धोया। नीचे से शुरू किया जाता था कि पहले पैर धो, फिर हाथ धो, फिर मुंह धो। तो ये हम तो बचपन से करते आए। अब हमने क्या किया? हम डाइनिंग टेबल पे जूते पहन के जाने लगे, हाथ धोने से कोई मतलब नहीं, न खाने के पहले न खाने के बाद। तो भाई, आपने नियम तो आपने तोड़ा, प्रोटोकॉल आपने तोड़ा। अब आपने प्रोटोकॉल तोड़ा और कोविड अपना प्रोटोकॉल पालन करवा रहा है, तो कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल पालन करना ही पड़ेगा। या तो अपनी भारतीय संस्कृति का प्रोटोकॉल आप पालन कर लीजिए, और नहीं तो फिर कोविड प्रोटोकॉल पालन कर लीजिए। चॉइस इज योर्स। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जो स्थितियां हैं अभी फ़िलहाल कोरोना की हैं, कोरोना की स्थितियां बहुत विकट हो रही हैं, तो आप एक अंतिम सवाल आपसे है, आपका समय बहुत कीमती है, कि कोरोना से जो स्थितियां हो गई हैं, यानी जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वो अब कहते हैं कि जैसे डॉक्टर ने कहा कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसमें कहा गया कि जो उनको 3 दिन बाद अगर वो लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो दोबारा जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताइए कि जैसे लोग संक्रमित हो गए हैं, होम आइसोलेशन में हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत है, वो दोबारा अगर कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो दोबारा जाँच कराएँ कि ना कराएँ? कितने दिन तक उन्हें दवा खानी है? कितने दिन तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहना है?
देखिए, ये तो बात सरकार से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम ही लोगों इसके पक्षधर हैं कि दूसरी जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण है, कारण ये है कि कई बार मान लीजिए जांच पॉजिटिव आ गई, अब वो क्या होता है कि डेड वायरस भी बहुत दिनों तक निकलते रहते हैं, वायरस शेडिंग होती रहती है, तो वो आपको तनाव देगी। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि डॉक्टर सूर्यकांत रोगी का इलाज करते हैं, रिपोर्ट का नहीं। अब रोगी का इलाज और रिपोर्ट का इलाज, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई डॉक्टर्स जो है ना, वो रिपोर्ट, मैं तो कोई व्हाट्सएप पे कहता है कि साहब वो सब रिपोर्ट भेज दी, हमने कहा सब डिलीट कर दो, तो वो कहता जी, मैं कहता हाँ, कि नहीं वो साहब हमने सीटी भी भेज दिया, इंटरल्यूकिन 6 भी भेज दिया, ये भी भेज दिया, LFT भी भेज दिया, यूरे, तो मैं कहता सब डिलीट कर दो। और हमने कहा अगर तुम्हारे घर में रखी हूँ उनको फाड़ के फेंक दो। बोला क्यों? हमने कहा ये तनाव पैदा करेंगे। हमें केवल दो जानकारी चाहिए, एक कोविड पॉजिटिव है या निगेटिव है और ऑक्सीजन लेवल क्या है, बस इलाज इसी के आधार पर होता है। केवल और केवल मैंने जो अपना प्रोटोकॉल बनाया है या सब जगह डिसेमिनेट किया है, अभी मैं 1 हफ्ते से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी प्रभारी बन गया हूँ पूरे कोविड के वर्क काम का, तो यहाँ भी मैंने एडमिशन पॉलिसी क्या हो, डिस्चार्ज पॉलिसी क्या हो, एडमिशन फ़्लो क्या हो, किस क्राइटेरिया के आधार पर एडमिट करें, कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो RT-PCR निगेटिव हैं लेकिन CT स्कैन और लक्षण मौजूद हैं, वो प्रिजम्पटिव कोविड है, उनका एरिया अलग बना दिया है। जो ऐसे लोग जो बिना रिपोर्ट करे और आ गए और कह रहे हैं 90% से नीचे ऑक्सीजन हो गई है, तो उनका होल्डिंग एरिया अलग बना दिया गया। पॉजिटिव का अलग है, पॉजिटिव का ICU अलग है। ये 4 तरह के डिफरेंट एरिया बनाए गए। अब पॉजिटिव में भी जिनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो उनका कार्डियोलॉजी वाला अलग एरिया है, महिलाएं हैं उनको डिलीवरी होनी है पॉजिटिव, तो क्वीन मैरी का अलग है। तो ऐसे 7-8 एरिया बनाए गए हैं। वैसे 24-25 टीम हमारी काम कर रही हैं, और आपस के कोऑर्डिनेशन के लिए और पब्लिक के कोऑर्डिनेशन के लिए फिर यहाँ एक कोरोना कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो इन सबको चीज़ों को मैंने 1 हफ्ते में स्ट्रीमलाइन किया और ये जाना है। और एक मैंने वो आपके दर्शकों को भी बता दूं कि जब तक ऑक्सीजन का लेवल 90% है, कृपया KGMC आना तो दूर, KGMC की तरफ मुंह भी ना करें। क्यों? क्योंकि इसमें घबराने की बात नहीं है। हम 90 से नीचे जब ऑक्सीजन जाएगी तो इमरजेंसी शुरू होती है, और ऐसे लोगों के लिए ही ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। 94 से 99 के बीच में आपको लगता है मरीज को ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो बलरामपुर अस्पताल है या अन्य छोटे मोटे अस्पताल हैं, उनमें आप L2 लेवल पे हॉस्पिटल पे जा सकते हैं। तो KGMC एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। अब यहाँ देखो, जिसको देखो 95 से 94 हुई नहीं और KGMC से उसने गाड़ी उठाई और चल दिया। ऐसा मत करिए कृपया, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं कर दूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, उसके बजाय जो मैंने 5 मंत्र दिए अभी ऑक्सीजन बढ़ाने के, उनका पालन करिए और कोशिश करिए कि आप डिजिटल अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें, व्हाट्सएप पे परामर्श ले लें। और आजकल तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर किराए पे मिल रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मिलता है, सिलेंडर मिलता है। ऐसी कई एजेंसी हैं जो आपको केयर करने के लिए लड़का लड़की दे रहे हैं, जो मरीज की पूरी तरह से केयर करेंगे। तो जो दोज हु कैन अफोर्ड वो इस तरह की सुविधाएँ भी उठा सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं अस्पताल के बारे में बता दूँ कि देखिए, आपके मरीज पॉजिटिव हुआ, मान लीजिए उसके अंदर कुछ हज़ार लाख वायरस मौजूद है, लेकिन जब आपका ये मरीज अस्पताल में आएगा और एक वार्ड में जाएगा जिसमें 40 मरीज लेटे हुए हैं, अब आप सोचिए कि उस वार्ड की क्या हालत होगी। उसकी तो हवाओं और फिजाओं में वायरस 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 के अलावा कुछ होगा ही नहीं, वो वायरस का समुद्र होगा। तो आपने तो ऐसे समझिए जैसे स्विमिंग पूल में तैरना आता नहीं हो, आपने समुद्र में छलांग लगा दी। आपके मरीज के अंदर थोड़े वायरस थे और आपने ऐसे फैसिलिटी में लिटा दिया जहां वायरस ही वायरस है। एक तरफ वो ऑक्सीजन भी लेगा, दूसरी तरफ सांस के साथ वो वायरस भी लेगा। तो ये दुधारू तलवार है, ये भी हमें देखना है। तो अस्पताल हमारा आखिरी विकल्प होना चाहिए, ना कि पहला विकल्प हो। ये हम लोग को ध्यान रखें। और ये आखिरी अस्पताल से जाने से कैसे बच सकते हैं? अगर आप पहले सस्पेक्ट कर लेंगे, पहले जांच करा लेंगे और पहले ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, और जैसे मैंने बताया दूसरी बीमारियों का भी ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो आप अस्पताल से जाने से बच जाएंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो अस्पताल से जाने बच जाएंगे। और मैं तो चाहूँगा कि सबका ट्रीटमेंट, और मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आप देख लीजिए, आपको पर्चा, दवाएँ, इंस्ट्रक्शन, खाना पीना, जाँच, सबके आपको यूट्यूब में वीडियो मिलेंगे। आप सब देख लीजिए। घर में ही आप MBBS डॉक्टर के बराबर तो नॉलेज आपकी कोरोना की घर में ही मौजूद यूट्यूब चैनल से देख के हो जाएगी। तो आप करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जो नया चैनल आए, नया वीडियो आएगा वो आपको मिलेगा और आप जो हैं वो हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि हर घर में इसी बहाने एक MBBS डॉक्टर जो है वो पैदा हो जाए और अपने घर वालों की सेवा करे और अस्पताल जाने से बचाए। ये डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। सरिता प्रभात के लिए धन्यवाद।